अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 3 इंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। इंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स का एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। इंजाइम्स अगर ना हो तो वो बायोकेमिकल रिएक्शंस बहुत स्लोली प्रोसीड करें। अब हम बात करते हैं इंजाइम्स की कंपोजिशन के बारे में। इंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए इंजाइम्स माइनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं। डिफरेंट माइनो एसिड्स, हंड्रेड्स ऑफ माइनो एसिड्स जब आपस में पेप्टाइड्स के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो वो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम इंजाइम कहते हैं। इंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो एक स्पेसिफिक साइट तक महदूद है जिसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होना होता है उसके लिए इंजाइम पे एक स्पेसिफिक साइट होती है, उस साइट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो जो रिएक्टेंट जिसने रिएक्शन करना होता है उस तो जो रिएक्टेंट जिसने रिएक्शन करना होता है वो उस एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो जाता है, जबकि बाकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इंजाइम का उसी तरह से रहता है और इंजाइम वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवा देता है। मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम में एक साथ नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर भी अटैच होता है जिसके बगैर एंजाइम अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकता। वो जो कोफैक्टर होता है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान एज अ ब्रिज काम करता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोफैक्टर एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। कुछ एंजाइम अपने साथ मेटल आयंस को एज अ कोफैक्टर यूज़ करते हैं जिनमें मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक वगैरह शामिल हैं। और वो कोफैक्टर्स जो डिटैच हो सकते हों और वो इनऑर्गेनिक आयंस हों उनको हम एक्टिवेटर कहते हैं, यानी वो सिंपली रिएक्शन को एक्टिवेट करवाते हैं। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट कोवेलेंटली बॉन्ड हो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, लेकिन अगर वो लूजली बॉन्ड हो यानी कोवेलेंटली बॉन्ड ना हो तो हम उसे कोएंजाइम कहते हैं। अगर एंजाइम का कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव हो उसे हम एपोएंजाइम कहते हैं, और जो एक्टिवेटेड एंजाइम हो जो पेप्टाइड चेन और कोफैक्टर के साथ अटैच हो उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। जी, अब हम ज़रा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि अब हम एक मरतबा रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर एंजाइम के साथ उसका कोई नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच है तो उसको हम कोफैक्टर कहते हैं, और अगर वो कोफैक्टर मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक यानी कोई इनऑर्गेनिक आयन हो तो हम उसे एक्टिवेटर कहते हैं। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट कोवेलेंटली बॉन्ड है तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, लेकिन अगर वो लूजली बॉन्ड है तो उसे हम कोएंजाइम कहते हैं। अब वो एंजाइम जिसका कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव हो चुका है उसको एपोएंजाइम कहते हैं, लेकिन वो एंजाइम जिसके साथ पेप्टाइड चेन के साथ जो पेप्टाइड चेन पे कंसिस्ट करता है और उसके साथ कोफैक्टर भी ज्वाइन है उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के इंट्रोडक्शन में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि एंजाइम जो है वो बायोकेमिकल कैटलिस्ट्स हैं, यानी कि एंजाइम वो चीज़ हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवा देते हैं। तो वन बाय वन इसकी करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, यानी तमाम जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं और उनका स्मॉलेस्ट यूनिट कह लें माइनो एसिड्स होते हैं। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट दैमसेल्व्स बीइंग यूज्ड अप, यानी एंजाइम जो हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होते बल्कि वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, यानी वो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं लेकिन खुद उसी जगह रहते हैं। Their presence does not affect the nature or properties of end products. इंजाइम की प्रेजेंस से एंड प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं आता, वो सिर्फ सबस्ट्रेट्स को, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एन इंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस, यानी अगर इंजाइम्स कम क्वांटिटी में भी हों तो भी वो केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करवा देते हैं, स्पीड अप करवा देते हैं। They are very specific in their action. A single enzyme catalyst
catalyzes only a single chemical reaction or a group of related reactions। यानी कि जो इंजाइम्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं अपने फंक्शंस के लिए, वो एक अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स पर ही रिएक्ट करते हैं और फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। They are sensitive to even minor change in pH, temperature, substrate concentration। यानी इंजाइम बहुत सेंसिटिव है अपने पीएच टेम्परेचर वगैरह के लिए। क्यों? क्योंकि अगर पीएच या टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो इंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से इंजाइम की एक्टिव साइट भी वैसी नहीं रहती और वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करवा सकते। सम एंजाइम्स रिक्वायर को फैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। कुछ इंजाइम्स अपने को फैक्टर के बगैर रिएक्शंस प्रोसीड नहीं करवा सकते। और इंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। यानी ये की पॉइंट है कि इंजाइम की वर्किंग होती किस तरह से है। इंजाइम की वर्किंग इससे होती है कि वो जो भी केमिकल रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। अब ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि कुछ इंजाइम्स अगर अपनी एक्चुअल एक्टिव फॉर्म में मैन्युफैक्चर हों तो वो डैमेज भी कर सकते हैं। जैसे पेप्सिन जो है वो एक पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम है, लेकिन अगर ये अपनी पेप्सिन यानी एक्टिव फॉर्म में मैन्युफैक्चर हो तो वो सेल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को डैमेज भी कर सकता है। यानी वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को, स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। इसीलिए वो पेप्सिनोजिन की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और वो जब भी डाइजेशन के लिए प्रोटीन स्टमक में एंटर होता है तो अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। जी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको कोई बात पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।